डीसीटी 10 ना। चलो डीसीटी 10 में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, आगरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बॉम्बे हो गया बच्चों। क्या क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, पीकेबी दिया हुआ है, पीएच ऑफ बेसिक बफर कंटेनिंग इक्विलिमोलर। हाँ दिल्ली आएगा, पीओएच बनेगा ये, पीओएच बन जाएगा 4.74। क्या बन जाएगा बेटा, पीओएच क्या बन जाएगा 4.74, तो पीएच आ जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर सेकंड का दिल्ली। क्वेश्चन नंबर थर्ड आगरा आ गया सभी का। क्वेश्चन नंबर 4 अब सुनो, पहले सबसे पहले ये बताओ अपने पास क्या दिया गया है, के दिया गया है। उन्होंने बोला है कितना वॉल्यूम 5 MSCN का सॉल्यूशन में ऐड करें 10 ml की, पीएच कितना हो जाए 9। अब ध्यान सुनना, पीएच इक्वल टू क्या होता है, ये कौन सा बफर बनेगा, ऑलरेडी इसमें क्या है, ऑलरेडी एससीएन है सॉल्यूशन में, ध्यान देना ऑलरेडी सॉल्यूशन एससीएन कंटेन करके रखे हुए, हम बाहर से क्या डालना है बेटा, केसीएन। अच्छा तो केसीएन क्या है, ये एसिड है, ये क्या है बेटा एसिड, और ये क्या है कंजुगेट बेस। अरे है कि नहीं है। तो ये बफर बनेगा कि नहीं बनेगा, और कौन सा बफर बनेगा, एसिडिक बफर, क्योंकि एसिड और कंजुगेट बेस। तो पीएच इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, पीके प्लस लॉग कंजुगेट एसिड अपॉन कंजुगेट बेस अपॉन एसिड। और एक चीज और बताया था आपको अगर बिना लॉग का फॉर्मूला लिखना है तो H प्लस इक्वल टू क्या होता था, जल्दी बोलो, के ऊपर एसिड और नीचे कंजुगेट। ये भी बताया था आपको, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। अब बात नहीं, ये तो पीएच कितना है 9 मतलब ये 10 की पावर -9। के कितना है 5 इंटू 10 की पावर -10। अब एसिड कितना है बेटा, अब देखो ऐसा मान लो कि इसके अंदर कितना है बेटा 10 ml एंड 2 MSCN, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी गई है 5 M। इसका वॉल्यूम नहीं पता था, वॉल्यूम VML मान लो, मान लिया। तो मुझे तो एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10 प्लस V। यही आ गया कि नहीं आ गया, अपॉन इसका कितना हो जाएगा बेटा 5 इंटू V अपॉन 10 प्लस V टोटल वॉल्यूम। तो 10 प्लस V दोनों साइड से कट जाएंगे, ये बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 10/5 इक्वल्स टू, इसको यहां लेके आओगे 10/5 हो जाएगा। ऊपर कितना आएगा 20 और नीचे कितना आएगा 5 भी। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो 5 से 5 कट गया, 0 से 0 कट गया, भी कितना आ गया 2 ml। खत्म क्वेश्चन, आ गया 2 ml, है क्या 2 ml, चेन्नई आ जाएगा आंसर। आ गया समझ में, देखो क्या किया, चेन्नई आएगा। फोर्थ का क्या आ गया चेन्नई, 2 ही तो दिया है, 2 सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 दिल्ली आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 अरे मालूम है, सुनो पहले 7 सही से प्रिंट नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, क्या क्या मिक्स किया है।
20 ml 0.1 m, ध्यान से देना क्या बेटा, Na3PO4 एंड 40 ml 0.2 m, वो नीचे खिसक गया है। ऑफ Na2HPO4, ये है, इन दोनों का मिक्सचर है ये। जस्ट इसके नीचे देखो, जस्ट इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है -7 10⁻11 और बगल में लिख दिया Na2HPO4, वो ऊपर का था वो नीचे खिसक गया है, ये है। अभी बताओ ये जो अपना सॉल्यूशन है क्या बफर की तरह काम करेगा बेटा? तो आप देखो कि यार ये एसिड है, ये कौन से नंबर का है, 3rd नंबर का, और उसका कंजुगेट, तो ये कौन सा एसिड है जो बफर की तरह काम कर रहा है, 3rd वाला। तो क्या यूज करोगे, पीएच इक्वल टू क्या यूज करोगे, जल्दी बोलो, pKa3 ये यूज करोगे, प्लस लॉग ऊपर क्या आएगा, सॉल्ट, मतलब Na3PO4 की कंसंट्रेशन, और नीचे क्या आएगा बेटा, Na2HPO4 एसिड। यही बनेगा कि नहीं बनेगा, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब बताओ मुझे बेटा, इसमें हमें क्या चाहिए, पीएच चाहिए, क्या चाहिए, पीएच निकालना है, पीएच ही तो निकालना है। तो Ka3 कितना है बेटा, 11 प्लस लॉग सॉल्ट कितना दिया है, सॉल्ट दिया हुआ है 20 इंटू 0.1, तो ये बन गया 2, और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 20 और 30 60, ये हो गया। और एसिड कितना हो गया बेटा, एसिड हो जाएगा 8/60, यही सही लिखा है क्या, देखो एसिड की कंसंट्रेशन दी हुई है 40 इंटू 40 ml एंड 0.2 m, तो 40 इंटू 0.2 8 हो जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा, बहुत सारी चीजें कट गई, तो ये बच गया 11 प्लस लॉग 1/4, 1/4 को क्या लिख सकता हूं, -2 log 2, log 2 कितना होता है 0.3 इंटू 2 0.6, तो ये बन जाएगा 10.4 pH है। आंसर क्या, चेन्नई आ गया, चलो चेन्नई आ गया 7th का। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया ना, 9th हो गया, 10th हो गया ना, 11th कौन सा, बी वाला, चलो 11th में ए हो गया, बॉम्बे, प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ, अब सुनो उन्होंने क्या बोला है, पहला वाला क्या था, डिटरमाइन द पीएच ऑफ द, पहला वाला क्या था, पहला वाला सिंपल था, वीक बेस था, KB इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा वाला जो अपन ने पहला पढ़ा था। अब उन्होंने क्या बोला कि इसमें आपका ये आयन डाल दें, तो उन्होंने बोला पीएच विल राइज और लोअर, ये पूछा है उन्होंने। अच्छा आप खुद बताओ बेटा, पीएच बढ़ेगा कि पीएच कम होगा, ये यही पूछा है ना उन्होंने। देखो आप तो सिंपल ऐसे देखो, मालूम है मैं इसे कैसे कैसे देखता, मेरे पास क्या है, कंपाउंड दिया गया है C5H5NH, NH दिया गया है, ये अपना कैसा है बेटा, बेस। तो जब भी नाइट्रोजन के बेस हो ना, तो उनको इस नाइट्रोजन के बेस पानी से रिएक्ट करके, देखो कभी भी आपको अमोनिया दिया जाता है तो आप तो इससे याद रखो, अमोनिया दिया जाता है तो अमोनिया पानी में जाके क्या बना लेता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जाके ब्रेक होता है। कभी भी आपके पास नाइट्रोजन का बेस दिया हो तो उसकी तुरंत पानी से रिएक्ट करके उसका हाइड्रोक्साइड बना लो, तो इसका मालूम क्या बन जाएगा, जैसे ये पानी से रिएक्ट करेगा C5H5NH, ये प्लस बनेगा, ये माइनस, ऐसा बन जाता है। तो अपन इसको मालूम है कैसे रीड करेंगे, इसको ऐसे रीड कर रहे होंगे, ऐसे रीड करेंगे कि नहीं करेंगे।
अब बताओ ये ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा C5H5NH प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। ये है कि नहीं है? अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस सॉल्यूशन में कहीं से ये आयन ऐड कर दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? कॉमन आयन, तो रिएक्शन कहां चली जाएगी? बैकवर्ड। तो OH की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा? कम। तो POH क्या हो जाएगा? POH बढ़ जाएगा, पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यही तो होगा। और आपसे बोला जाए कि इसका पीएच क्या आएगा, तो अब अपने पास ये भी है और उसका कंज्यूम, मान लो ये ए था और आपने ये बी ऐड कर दिया, तो नया पीएच क्या बनेगा? नया पीएच बनेगा। नया पीएच पीओएच क्या बनेगा? जल्दी बोलो। पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट मतलब बी अपॉन एस बेस, ये आ जाएगा। तो पीएच क्या होगा? पीएच क्या होगा बेटा? पीएच डिक्रीज कर जाएगा, ये आएगा आंसर उसमें। ये ऐसे सोचना था आपको। चलो, पीएच राइज और लोअर्ड तो क्या बन जाएगा? लोअर्ड कर जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया? चलो, क्वेश्चन नंबर सी वाला हो गया, इसका हो गया। चलो, और कोई डाउट है? नहीं है, और कोई डाउट नहीं है। अब अपन करेंगे DCT11, लिखो जल्दी। DCT होमवर्क लिखो, DCT11। लो बेटा, DCT11 करना है। चलो, बफर सॉल्यूशन के बारे में अपन ने लिखा था। वैसे तो बफर सॉल्यूशन की मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब आती है? जब कंजुगेट और एसिड बेस की कंसंट्रेशन कितनी हो? 1 हो। ये अपन बताया था। बफर सॉल्यूशन कब तक काम करता है? जब दोनों का रेशो 1/10 से 10 के बीच में हो। Find the buffer capacity of buffer solution. चलो, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ बेटा, बफर कैपेसिटी क्या होती थी? बफर कैपेसिटी क्या होती थी? फॉर्मूला लिखवाया था बफर कैपेसिटी का। बफर कैपेसिटी क्या होती थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस एडेड इन 1 लीटर बफर सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन pH। यही था। तो क्या करें? कितने मोल ऐड किए HCl के? 0.2। 0.2 बाय 0.8, क्या यही आंसर है? नहीं है। क्यों नहीं है? 1 लीटर में ऐड करना है। 200 में कितने, 200 ml में कितने जा रहे हैं?
तो 1000 ml में 1 मोल। समझ में आया कितना? 1 मोल। यूनिटरी मेथड कितना बेटा? 1 मोल। क्या होगा आंसर? सर 200 ml में कितने हैं? 0.8 मोल HCl। तो 1 लीटर में मतलब 1000 ml में कितना होगा? 0.8 इंटू 5 मतलब कितना हो जाएगा बेटा? अरे ना 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 ना, गड़बड़ कर दिया है। 1 मोल हो जाएगा। 1 मोल। 1 मोल यही होगा कि नहीं होगा? तो आंसर क्या बन जाएगा? बफर कैपेसिटी 1 डिवाइडेड बाय चेंज कितने का है? 0.8 का। देखो सैंपल बढ़ा दोगे मोल्स भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, चेंज चेंज नहीं होगा, चेंज उतना ही रहेगा, चेंज 0.8 ही रहेगा। कितना हो जाएगा बेटा ये बन जाएगा 10/8। 1.25 ये आ गई बफर कैपेसिटी। ये क्या आ गई बेटा? बफर कैपेसिटी। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा, बफर कैपेसिटी। चलो लिख लिया बेटा। अरे तो ज्यादा सैंपल हो गया तो तुम ज्यादा डाल रहे हो, पीएच में चेंज तो उतना ही रहेगा ना। अब ऐसा होता कि तुम एक 1 लीटर में 2 मोल ही डाल रहे होते, 0.2। अब 1 लीटर ले लिया तो आपने जितना जितना वॉल्यूम बढ़ाया उतना ही तुमने मोल बढ़ा दिए, तो चेंज तो उतना ही रहेगा। क्या? तो वॉल्यूम भी तो बढ़ गया, 1 लीटर भी तो हो गया। अरे पहले 2 लोग 4 रोटी खा रहे थे, 2 लोग 4 खा रहे थे, अब 8 लेके आ गए तो वो 16 खाने लगे। नहीं सर, ज्यादा रोटियां बढ़ गई हैं, ज्यादा लोग भी तो बढ़ गए, बराबर है, चेंज तो नहीं है ना। पहले कितना था भाई? 200 ml में कितना था? 0.2 था। 200 ml में कितना था? 0.2। तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 1 मोल। तो क्या आपके आपने क्या पर ml या पर लीटर में क्या आपने नंबर ऑफ H प्लस कम ज्यादा किए? नहीं किए। देखो बस इतना है कि अपन ने फिक्स करके रखा है कि हमें सॉल्यूशन कितना चाहिए? 1 लीटर। अगर 1 लीटर नहीं है तो हम 1 लीटर बना लेंगे, 1 लीटर अपन बना लेंगे। अब जैसे मार्केट जाते हो, कुछ सामान लेने गए, 20 रुपए किलो, आपने 5 किलो ले लिया तो क्या रेट चेंज हो जाएगा? 100 रुपए दे दिए होंगे। अब आप बोलो नहीं मैं 5 किलो ले 100 रुपए दे के आया हूं तो मैं रेट चेंज करके, नहीं, तुम अमाउंट वो ज्यादा लेके आ गए ना सामान। आपने कुछ सामान लेने गए, उसने बोल दिया 5 रुपए पर केजी या 20 रुपए पर केजी, रेट फिक्स हो गए। अब आप उससे 100 रुपए परचेज, 100 रुपए का सामान लेके आए तो भाई रेट तो कितना हुआ? आप 5 किलो लेके आ गए होगे, तो क्या आपका वो रेट चेंज हुआ? नहीं हुआ। अपन ने बस डिफाइंड ऐसा कर दिया कि भाई 1 लीटर में डालो। तो यहां पे अपन ने क्या किया? अपन को वो H प्लस लेना है जो 1 लीटर में जा रहा है। अगर 1 लीटर नहीं है तो हम 1 लीटर बना लेंगे, 1 लीटर बना लेंगे। 1 लीटर बनाने में क्या, सिंपल यूनिटी मेथड कि भाई इतने में इतना है तो 1 लीटर में इतना हो जाएगा। हाँ पीएच की थोड़ी ना कोई यूनिट होती है, मोल्स हो जाएगी और क्या होगा। चलो अब अपन बात कर रहे हैं टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, सॉरी।
एसिड बेस टाइट्रेशन। सुनो, पीएच कैलकुलेशन का पार्ट अपना खत्म है, बस अपन अब रिएक्शन कराएंगे और पीएच वगैरह पूछा जाएगा। देखो, टाइट्रेशन मतलब क्या होता है? देखो, टाइट्रेशन हम सिंपल बोलें तो टाइट्रेशन एक ऐसी मेथड होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, अपने पास कोई अगर अननोन कंसंट्रेशन का कोई नॉन एसिड बेस है, एसिड बेस है जिसको हम जानते हैं, बस उसकी हमें कंसंट्रेशन पता नहीं है, तो कंसंट्रेशन के बारे में अपन पता लगाते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइट्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, देखो जैसे ये मान लो कि अपने पास कोई एसिड है, मान लो HCl एसिड है, HCl एसिड है जिसका बात नहीं करो, वॉल्यूम 100 ml है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता। क्या है इसकी कंसंट्रेशन के बारे में नहीं पता, कंसंट्रेशन के बारे में नहीं पता। ये क्या है, अपने पास कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसी कंसंट्रेशन, कोई आपसे पूछे बताओ इसी कंसंट्रेशन है कितनी, कैसे निकाली जाए कंसंट्रेशन। तो जब कंसंट्रेशन अपन फाइंड करने के लिए अपन जो मेथड यूज करेंगे टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ए गिवन एसिड और बेस, कोई भी एसिड, गिवन एसिड बेस की कंसंट्रेशन को फाइंड करने का जो तरीका होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन। देखो अब इसमें होगा क्या, जैसे मान लो आपका फ्रेंड है, अब आपको नहीं पता कि भाई उसकी जेब में कितने पैसे हैं, आपको पता करना है, अभी ब्रेक होगा बाहर ले गए, पता चला कि उसने 100 रुपए ही खर्च किए, मतलब 100 रुपए ही होंगे, 200 रुपए खर्च किए उसने, मतलब 200 रुपए। इनडायरेक्टली तुम पूछोगे नहीं, ले जाओगे, चलो चलते हैं, बस उसे बहलाओगे फुसलाओगे, बोले चलो पार्टी वार्टी करते हैं, तो जितने वो खर्च करेगा, जितने हैं उतने ही खर्च कर पाएगा। तुम्हें इनडायरेक्टली तुम्हें मालूम चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा, अरे 200 रुपए खर्च करके आया, मतलब इसके जेब में कितने थे, 200 थे। तो अब वो जैसे वो चीजें लेगा, या फिर तुम क्या दूर से देखते रहोगे, यार वो गया 2 समोसे खा लिए, 1 पेटीज खा ली, बस उसके बाद बस वो खा नहीं पा रहा है, बस सामान को घूर रहा है, मतलब पैसे खत्म हो गए उसके। तो एक अपन ने ऐसे ही क्या है कि अब देखो ये एसिड है, एसिड है, अब एसिड को अपन भाई ऐसे थोड़ा हाथ डाल के निकाल लेंगे, चलो भाई इतना एसिड है, अब कैसे फाइंड किया जाए कि इसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी है। तो अपन उसके लिए क्या करते हैं, अच्छे बताओ, अपन लोग क्या करेंगे, ये अपने पास ये जो अपन जिसकी कंसंट्रेशन निकालना है, अपन कंसंट्रेशन किसकी निकालना है, इस एसिड की निकालना है जिसकी कंसंट्रेशन अपन को पता नहीं है। तो टाइट्रेशन की हेल्प से अननोन कंसंट्रेशन वाले एसिड की कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं। क्या करते हैं, टाइट बाय द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी अननोन कंसंट्रेशन वाले एसिड या बेस की कंसंट्रेशन का अपन पता लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे, देखो यहां पे अपन लोग अब क्या करेंगे, कुछ अपने पास एक सेटअप होता है, देखो इसको अपन बोलते हैं ब्यूरेट। ब्यूरेट क्या होती है, एक अपने पास ग्लास की ट्यूब होती है लगभग 1 से 1.5 मीटर की, उस पर रीडिंग लिखी होती है ऐसे, उस पर क्या लिखी होती है, रीडिंग। और अपन क्या करते हैं, इसमें ध्यान दो, ये प्रैक्टिकल का पार्ट है, बस ध्यान देना, इसमें क्या करते हैं अपन, या तो इसके अंदर अपन स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं या बेस लेते हैं। अगर ये एसिड है तो ऊपर क्या लेंगे, बेस, और अगर ये बेस है तो ऊपर क्या लेंगे, एसिड, ताकि रिएक्शन हो सके।
और जिसका हमें वॉल्यूम तो पता है क्योंकि यहाँ रीडिंग लिखी हुई है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 ml, 10 ml, 20 ml, 40 ml, ऐसा ml लिखा होता है यहाँ पे। तो अपन को मालूम चल जाता है कि भाई है कितना। अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड बेस लिया जिसका वॉल्यूम हमें पता है, जिसकी कंसंट्रेशन भी हमें पता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मतलब इसका हमें सब कुछ पता है। अब होगा क्या, और ये जो एसिड बेस है इसको नाम दिया जाता है टाइट्रेंट। क्या दिया जाता है, टाइट्रेंट। क्या बोलते हैं इसको अपन, टाइट्रेंट। क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट। और जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता लगानी है, एनालाइज करना है, उसे क्या बोलते हैं, एनालाइट। क्या बोलते हैं, एनालाइट। ये क्या कहलाएगा बेटा, एनालाइट और टाइट्रेंट, AND, टाइट्रेंट। टाइट्रेंट, टाइट्रेंट। याद रखना, एनालाइट। एनालाइट मतलब जिसकी एनालाइज करना है, जिसकी मुझे पता नहीं है। तो ये पूरा का पूरा सेटअप होता है। अब देखो होता क्या है इसमें, अपन लोग क्या करते हैं, ये जो ब्यूरेट है, ब्यूरेट से क्या करते हैं अपन, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ध्यान सुनना बेटा, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करेंगे, टाइट्रेंट से एनालाइट में क्या करेंगे, टाइट्रेंट से ड्रॉप बाय ड्रॉप वॉल्यूम डालेंगे, और वॉल्यूम डालेंगे तो इनके अंदर क्या होगा, रिएक्शन होगी। अगर ये अपने पास HCl है तो फिर मैं क्या लूंगा बेटा, इसमें बेस लूंगा। क्या लूंगा, ये बेस। बेस लिया हुआ, बेस में डालता जा रहा हूं, डालता जा रहा हूं, डालता जा रहा हूं। एक टाइम पे क्या होगा, एक टाइम पे यहां पे आएगा इक्विवेलेंट पॉइंट, इक्विवेलेंट पॉइंट, इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा। इक्विवेलेंट पॉइंट मतलब क्या होगा, इक्विवेलेंट पॉइंट में ऐसा होगा, इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा, ऑल दी एनालाइट कंप्लीटली रिएक्ट विथ टाइट्रेंट। जब ये पूरा का पूरा एनालाइट टाइट्रेंट से हम डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, और क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे पूरा का पूरा एनालाइट टाइट्रेंट से कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट। मतलब पूरा का पूरा ये रिएक्ट कर गया। अब हम लोग क्या करते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, अंदर रिएक्शन होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, रिएक्शन होती जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये पूरा का पूरा इससे रिएक्ट कर जाएगा। जैसे ही पूरा रिएक्ट करेगा हम बंद कर देंगे उसको, टोटी को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो जैसे ही अपन टोटी को बंद करेंगे, रिएक्शन खत्म हो गई, उसमें जाना बंद हो गया। अब होगा क्या यहां पे, तो ये इक्विवेलेंट पॉइंट पे जितने इन दोनों की रिएक्शन के मोल बराबर हो जाएंगे, अभी अपन लिखेंगे, पहले इतना बना लो। अभी पिक्चर दिखाता हूं, ब्यूरेट कैसे दिखता है, टाइट्रेंट कैसे। चलो, टाइट्रेंट ऐड करते हैं किसमें, एनालाइट में, और इतना डालते हैं कि टाइट्रेंट एनालाइट क्या हो जाए, पूरा का पूरा खत्म हो जाए। और जहां पे ये रिएक्शन स्टॉप होती है उसको बोल देते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एनालाइट टाइट्रेंट से रिएक्ट कर जाएगा। लिख लिया, एनालाइट कुछ भी एसिड बेस रहेगा, कुछ भी एसिड बेस, ये कुछ भी हो सकता है, बस उसका वॉल्यूम अपन को पता रहेगा।
वॉल्यूम नॉन रहता है, कंसंट्रेशन अननोन रहती है, कंसंट्रेशन अननोन रहती है। वॉल्यूम नॉन होता है, कंसंट्रेशन अननोन। वॉल्यूम सर, वॉल्यूम कैसे नॉन हो जाएगा? अरे यार कोई तुम्हें बोल दे ये पानी कितना है तो जाके तुरंत नाप लोगे, 1 लीटर 2 लीटर। कंसंट्रेशन बिना रिएक्शन कैसे बता पाओगे? कंसंट्रेशन नहीं बता पाओगे, वॉल्यूम तो बता दोगे। तुरंत क्या करोगे, इसको किसी बीकर में डाल दोगे जिसमें रीडिंग लगी हुई, बता दोगे ये 100 ml है, 200 ml है। चलो, लिख लिया? नहीं लिखा? लिखो जल्दी। लिख लिया बेटा? चलो अब सुनो, सुन लो पहले होता क्या है। अपन लोग क्या कर रहे हैं, एनालाइट की कंसंट्रेशन में निकाल रहा हूं। अब एनालाइट की कंसंट्रेशन में निकालूंगा कैसे? भाई इसके अंदर मैं स्टैंडर्ड बेस डालूंगा, कोई स्ट्रॉन्ग बेस डालूंगा। बेस इसके अंदर मैं डालता जाऊंगा, इसके अंदर रिएक्शन, जैसे मान लो अपने पास HCl है, HCl है जिसकी जिसकी मोलरिटी नहीं मालूम मुझे, वॉल्यूम मालूम है। अब इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, NaOH में डालते जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, NaOH डालते जा रहा हूं। तो क्या होगा, अच्छा तो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? क्या बनता जाएगा, NaCl बनेगा। अब होगा क्या, ये मैं डालता गया, ये मैं डालता। अच्छा अब आप खुद देखना कि मान लो ये 100 ml है और ये जो अपन ने बेस यूज किया है ये 1 m का है। ध्यान सुनना, 1 m का है। यहां पे रीडिंग लगी हुई थी, आपने देखा कि यहां पे कुछ रीडिंग थी, यहां रीडिंग चल रही थी ऐसे। आपने टोटी खोली, नल खोल दिया, वॉल्व खोला, बेस यहां से निकलना चालू हुआ। आप अब इसके अंदर बेस जाता जा रहा है तो ये इससे रिएक्ट करता जाएगा। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा एसिड इससे रिएक्ट कर जाएगा। अब वो हमें कैसे मालूम चलेगा कि पूरा का पूरा एसिड रिएक्ट कर गया? कैसे मालूम चलेगा भाई? हम सेंस कर पाए। हम सेंस कैसे कर पाते हैं, देख पाते हैं, सूंघ पाते हैं, कलर चेंज, ये तो होता है सेंस करना। ऐसा ना कि सर हाथ डाल देंगे, एसिड है तो हाथ जलता रहेगा, और जैसे ही हाथ जलना बंद हो जाएगा तो एसिड खत्म हो गया। अपन क्या करते हैं, ऐसे सब नहीं करते हैं कि भाई उंगली डाल दी, देखा यार एसिड है, फौले पड़ गए, फिर दोबारा डाला, कम फौला पड़ा, तीसरी बार डाला, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब खत्म हो गया। ऐसे तो अपन निपट जाएंगे, 2-3 एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। एक बार में एक हाथ गायब हो जाएगा, दूसरे में दूसरा हो जाएगा, फिर क्या करोगे, गर्दन डालोगे? फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर अपन थोड़ा दिमाग यूज करेंगे। हम लोग दिमाग यूज करके दिमाग डाल देंगे। फिर अपन लोग क्या करेंगे, सुनो अब इसमें, सुनो पहले। अब अपन ये सब नहीं करेंगे। देखो होता क्या है, एसिड बेस की रिएक्शन होती कलरलेस, एसिड भी कलरलेस होता है, बेस भी कलरलेस होता है, लगभग सॉल्ट बनते हैं वो भी लगभग कलरलेस। तो हम सेंस तो नहीं कर पा रहे। अपन अब क्या करते हैं, इसमें इसमें एक सब्सटेंस डालते हैं। जैसे बाइक वगैरह में इंडिकेटर होता है ना, कार में इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर का काम क्या होता है, कोई भी आप एक पर्टिकुलर स्पीड में जा रहा है, कोई भी अपन को चेंज करना है, ब्रेक लगाना है तब भी लाइट पीछे का इंडिकेटर जल जाता है, लेफ्ट मुड़ना है तब भी इंडिकेटर जलता है, राइट मुड़ना है, मतलब क्या होता है, इंडिकेट करता है। तो ऐसे क्या करते हैं अपन, एनालाइट में एक सब्सटेंस ऐड कर देते हैं जिसका काम क्या होता है, जैसे ही आपका इक्विवेलेंट पॉइंट आए वो कलर चेंज कर दे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे आपने टर्मरिक, हल्दी सुनी होगी, हल्दी, लिटमस पेपर सुना होगा, हल्दी सुना है, हल्दी अपना कलर चेंज करता है। जैसे आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना होगा फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड। आपने इंडिकेटर सुने होंगे, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर अपना कलर चेंज करके इंडिकेट कर देते हैं कि भाई रुक जाओ, रिएक्शन हो गई है। तो इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, एसिड प्लस इंडिकेटर। इंडिकेटर का काम क्या है, इंडिकेट करना कि रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, रुक जाओ। हमें थोड़ा मालूम चलेगा, पता चला कि इसमें जो रिएक्शन होनी थी 50 ml ही जाना था, भाई हमने 55 डाल दिया, हमें कैसे मालूम चलेगा? ये 50 जाना था, हमने 45 ही डाला। तो उसमें क्या करेंगे, अपन एक सब्सटेंस डालेंगे जिसको अपन क्या बोलेंगे, इंडिकेटर। इंडिकेटर अपना कलर चेंज करके इंडिकेट करता है कि भाई रुक जाओ, रिएक्शन हो गई है। तो एक इंडिकेटर भी डालते हैं। इंडिकेटर की अपन उतनी ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन टाइट्रेशन आ रहा है तो अपन इंडिकेटर लिख लो। इंडिकेटर का काम क्या होता है,
इंडिकेट द इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट मतलब क्या है, टाइट्रेशन एंड हो जाए, उस इक्विवेलेंट पॉइंट को लगभग एंड पॉइंट बोलते हैं। तो ये क्या करता है, इंडिकेटर काम क्या है, इंडिकेट करता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब कैसे इंडिकेट करेगा, चिल्लाएगा थोड़ी ना, कलर चेंज करेगा अपना, क्या करेगा, कलर चेंज करेगा बाय चेंजिंग इट्स कलर। एंड पॉइंट, बात नहीं करो, भी दिखाऊंगा। एंड पॉइंट और बाय बाय चेंजिंग इट्स कलर, इंडिकेट कर देगा। तो एक इंडिकेटर नाम की चीज डालते हैं जो आपस में, जैसे सुनो पहले, जैसे HCl है, इसमें इंडिकेटर डलता है फिनोप्थिलीन। सुनना पहले, फिनोप्थिलीन HCl में क्या होता है, कलरलेस। और जैसे ही ये NaOH आता है और जैसे ही एंड पॉइंट या इक्विवेलेंट पॉइंट आता है, उसका कलर हो जाता है पिंक। और जैसे ही पिंक होगा अपन बंद कर देंगे टोटी कि भाई हो चुकी है रिएक्शन। समझ में आया? तो इंडिकेटर अपना डिफरेंट डिफरेंट कलर चेंज कलर देते हैं। जैसे फिनोप्थिलीन है, HCl में कलरलेस रहता है और NaOH में पिंक रहता है। अब जैसे ही HCl खत्म होगा और उसमें से NaOH थोड़ा सा ही आएगा, वो पिंक हो जाएगा। पिंक हो जाएगा, हम रिएक्शन रोक देंगे। हम रिएक्शन रोक देंगे कि भाई अब मामला खत्म, HCl निपट चुका है। जैसे फिनोप्थिलीन है, फिनोप्थिलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, बेसिक में क्या रहता है, बेसिक में रहता है पिंक। लिखवाएंगे 3-4 इंडिकेटर अपने सिलेबस में, वो लिखवाऊंगा बस, उस वो अभी इसके पार्ट नहीं है, बस बता रहा हूं। ये फिनोप्थिलीन नाम की एक चीज होती है जिसको अपन HCl में डाल देंगे तो कैसा होता है, कलरलेस। और उसमें अपन NaOH डालना चालू करेंगे, NaOH HCl से रिएक्ट करेगा, एक टाइम बाद पूरा खत्म हो जाएगा और थोड़ा सा भी एक्सेस में NaOH आएगा और फिनोप्थिलीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक में। और जैसे सॉल्यूशन पिंक हुआ, हम रोक देंगे रिएक्शन को। अब फिनोप्थिलीन डला था और जैसे ही अपन क्या कर रहे हैं, टोटी खोल के रखी हुई है, NaOH जा रहा है, आराम आराम से, ऐसा नहीं करते पूरा खोल दिया और फैल गया। ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, क्या डालते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप। अपन ने देखा कि भाई इसके अंदर फिनोप्थिलीन था, फिनोप्थिलीन कलरलेस चल रहा था। ये लेवल, पहले लेवल कहां था, यहां था, यहां से लेवल यहां आया और लास्ट में देखा कि जैसे पिंक आया, अपना लेवल यहां आ चुका है और अपन ने टोटी को बंद कर दिया। अब इतना वॉल्यूम गायब हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वॉल्यूम किससे रिएक्ट किया होगा, इससे। तो ये अपन वॉल्यूम ले लेंगे VmL और इसकी कंसंट्रेशन मुझे नहीं पता m, और ये कितना था, 100 ml। तो इसके मोल से क्यूट कर देंगे तो ये m मालूम चल जाएगा। चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, हो जाएगा। तो ये होता है टाइट्रेशन में। टाइट्रेशन में क्या करते हैं अपन, अपने पास कोई एक अननोन कंसंट्रेशन का एसिड या बेस होगा जिसकी हम लोग कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं स्टैंडर्ड टाइट्रेंट से। और टाइट्रेंट हमेशा क्या होता है, जो एनालाइट होता है उसका अपोजिट। अगर एनालाइट एसिड है तो हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, एनालाइट अगर बेस है तो हम फिर वहां पे क्या ले लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसा जैसे यहाँ पे क्या था, एसिड था तो हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लिया। अगर यहाँ बेस होता तो वहां पे क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस। चलो अब देखो एक आध अपन देखने, लिख लें, हटा दें, लिख लिया। चलो प्रैक्टिकल कराता हूं। अपन लोगों ने बात की कि भाई टाइट्रेशन मतलब किसी भी अननोन कंसंट्रेशन वाले एसिड बेस टाइट्रेशन। मतलब देखो, दो टाइप की टाइट्रेशन आपको पढ़ना है पूरे उसमें। एक पढ़ना है आपको रेडॉक्स टाइट्रेशन, जिसमें आपके रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होगी, और एक एसिड बेस टाइट्रेशन जिसमें एसिड बेस रिएक्शन हो रही होगी। तो अपन ये कौन सा पढ़ रहे हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन। किसी भी हम अननोन एसिड या बेस की कंसंट्रेशन का हम लोग पता लगाएंगे, किसकी हेल्प से, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की हेल्प से। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किस में रखा जाता है, ब्यूरेट में। और ये टाइट एनालाइट किस में रखा जाता है, नीचे जो अपना बीकर वगैरह होता है उसमें रखा जाता है। और आप से पूछेंगे इंडिकेटर किस में यूज करते हैं, किस में ऐड करते हैं, एनालाइट में। टाइट्रेंट में यूज ऐड नहीं करते। अब देखो,
अब सर ये तो अपन ने देख लिया प्रैक्टिकल वाला पार्ट, जो कि इतना काम का नहीं है, मेन काम है कैलकुलेशन। अब आप मुझे बताओ कि टाइट्रेशन में क्या हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही कि नहीं हो रही, वो अपन ने पढ़ी हुई है। अब यहां से बात आएगी पीएच कैलकुलेशन की। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा। इक्विवेलेंट पॉइंट, इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा बेटा, एनालाइट कंप्लीटली रिएक्ट विथ टाइट्रेंट। यही होगा कि नहीं होगा, ये अपन को ध्यान रखना है। अब देखो, अब यहां पे मालूम वर्ड क्या यूज होंगे वो ध्यान देना। पहला होगा इक्विवेलेंट पॉइंट, अब एक पहला इक्विवेलेंट पॉइंट ये हो गया। दूसरा वर्ड यूज होगा हाफ ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट। इसका मतलब क्या है, कोई इसका मीनिंग बताएगा। हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट, इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा, पूरा का पूरा यूज होगा। अरे ऐसे समझो, इक्विवेलेंट पॉइंट पे एनालाइट पूरा रिएक्ट कर जाएगा, हाफ ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट पे कितना रिएक्ट करेगा, आधा। एनालाइट विल रिएक्ट, 1/4 ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट, जल्दी बोलो। ऐसे वर्ड यूज होंगे बेटा, ये यही परेशान आपको करेंगे। इक्विवेलेंट पॉइंट तो हर बच्चे को पता होगा सर, 1/4 ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट मतलब क्या होगा, 1/4 ऑफ एनालाइट रिएक्ट। इक्विवेलेंट पॉइंट जैसे मान लो 10 मोल है, 10 मोल पे पूरा रिएक्ट कर, 10 का 10 पूरा रिएक्ट कर जाएगा तो इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया। 10 का अगर 5 रिएक्ट करेगा तो हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट आया। और 10, तो यहां पे 1/4 ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट मतलब क्या होगा, 1/4 ऑफ एनालाइट विल रिएक्ट, यही होगा। ऐसे ही लैंग्वेज चलेगी। इक्विवेलेंट पॉइंट मतलब पूरा, हाफ ऑफ इक्विवेलेंट मतलब आधा, 1/4 ऑफ मतलब 1/4, 1/4 रिएक्ट करेगा। ऐसे वर्ड आएंगे कि ये बताओ पीएच ऑफ सॉल्यूशन एट 2/5 ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट। 2/5 इक्विवेलेंट पॉइंट मतलब जब 2/5 रिएक्ट किया होगा तो पीएच कितना आया होगा, ये पूछेंगे। 1/8 ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट मतलब 1/8 रिएक्ट कर गया। समझ में आया। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए अपन को थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होता है, 1/2 ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट, 1/4, 1/8, 8/10 ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट। जितना इक्विवेलेंट पॉइंट बोल रहे हैं, जितना पॉइंट बोल रहे हैं उतना रिएक्ट करा दो उतने पार्ट का। चलो, अब सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे। 100 ml of unknown HCl titrate with 200 ml of 0.5 m
with 200 ml of 0.5 m NaOH. Find the concentration, बात नहीं करो बेटा, find the concentration of HCl. ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है. टाइट्रेट मतलब क्या होता है? रिएक्ट करना. बस सिंपल ये समझो. क्वेश्चन में क्या दिया गया है बेटा? क्वेश्चन में दिया गया है अपने पास कि मुझे इसकी कंसंट्रेशन नहीं पता. कंसंट्रेशन पता है क्या? नहीं है. कंसंट्रेशन इसकी मुझे नहीं पता. देखो तो ये किसके साथ टाइट्रेट किया जाता है? टाइट्रेट विथ ये, मतलब अपने पास जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो NaOH का है. तो अभी बताओ मतलब ये क्या होगा? कंप्लीट रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? HCl किससे रिएक्ट करेगा? अरे NaOH से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा. अब मुझे तो NaOH कितना यूज हुआ है. अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूं तो क्या लिखाओगे? NaCl प्लस H2O. ऐसे ही लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब इसकी मोलैरिटी नहीं मालूम तो मोलैरिटी हमने कितनी मान ली? M. वॉल्यूम कितना है? 100 ml. यही होगा कि नहीं होगा? और ये कितना दिया गया है? 0.5. वॉल्यूम कितना है बेटा? 200 ml. यही है कि नहीं है? अब मुझे बताओ जब ये रिएक्शन होगी तो जितने मोल HCl के यूज होंगे उतने ही NaOH के यूज होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि आप देखो स्टाइकोमेट्री 1:1 का रेशो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो यहां पे क्या बोल सकता हूं? एट दी इक्विवेलेंट पॉइंट. इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा? मोल ऑफ HCl इक्वल्स टू मोल ऑफ NaOH. क्यों होंगे? क्योंकि देखो जितना ये चाहिए उतना ये चाहिए. तो ये इतना रिएक्ट कर रहा है तो ये भी इतना ही रिएक्ट करेगा. तो इसके मोल कितने हो जाएंगे? M इंटू 100. यहां पे कितना होगा? 0.5 इंटू 200. तो जीरो से जीरो कट गया. 1 आ गई M. M कितना हो गया? 1. ये आ जाएगा आंसर. हो गया कि नहीं हो गया? खत्म क्वेश्चन. बस एक वर्ड यूज हो गया टाइट्रेंट. आपसे ऐसा बोल दे कि बताओ 0.2 m NaOH 200 ml का 0.2 m का NaOH का सॉल्यूशन है तो उसके लिए कितना HCl चाहिए. ऐसे पूछते तो अपन नॉर्मली कर देते, लेकिन यहां पे वर्ड क्या यूज हो गया? टाइट्रेशन. टाइट्रेट किसके साथ कराया है? ये यूज हो गया. बस ये रिएक्शन लिख दी. चलो हो गया. अब क्वेश्चन देखना. अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? ये तो एक दो आसान साइड वाला था. क्वेश्चन है 100 ml of 0.2 m is titrate with 0.1 m NaOH. ये किसके साथ टाइट्रेट किया जाता है? NaOH के साथ. 0.1 MOH के साथ. अब सुनो, पहले बात नहीं करो. पहला पार्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ NaOH required and pH of solution at equivalent point. ये है क्वेश्चन. और इसमें एक चीज और दी गई है, K दिया गया है, Ka ऑफ एसिडिक एसिड. बात नहीं यार, ये दिया गया बेटा 10⁻⁻⁵. अब ध्यान देना,
पहला क्वेश्चन क्या है कि बताओ इक्विवेलेंट पॉइंट पे NaOH का वॉल्यूम कितना चाहिए इससे रिएक्ट करने के लिए, यही है कि नहीं है? यही तो पूछा गया है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बस टाइट्रेट लिख दिया, इसके साथ ही रिएक्ट करा। तो अच्छा ही बताओ, पहला क्वेश्चन, इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या हो, कंप्लीट रिएक्ट करेगा। और कंप्लीट रिएक्ट करेगा तो मेरे पास रिएक्शन क्या होगी, यहां ध्यान दो, सॉल्यूशन लिख रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस NaOH। ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड ONa प्लस H2O। यही बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? इसके मोल कितने हैं, इसकी ये है बेटा 100 ml एंड 0.2 m, और ये कितना है, ये वॉल्यूम मुझे नहीं पता भी, और मोलरिटी कितनी है 0.1, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे 20 मिलीमोल। अरे 20 मिलीमोल हुए कि नहीं हुए, और ये कितना बन जाएगा 0.v मिलीमोल। यही बनेगा कि नहीं बनेगा, ये अपन ने ml में मान लिया कि नहीं मान लिया। और इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा, अगर अगर आप स्टाइकोमेट्री देख रहे हो तो ये भी वन, ये भी वन, तो यहां पे एट इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होता है बेटा, रिएक्शन होती है। इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा, इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा, जितना ये रिएक्ट कर रहा है उतना ये रिएक्ट करेगा। तो इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा बेटा, मोल ऑफ NaOH किसके बराबर हो जाएंगे, मोल ऑफ एसिडिक एसिड। यही आएगा कि नहीं आएगा? ये कितना है बेटा 0.v, और ये कितना है 20, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 ml। आ गया आंसर, एक पार्ट हो गया 200 ml। देखो 200 ml हो गया कि नहीं हो गया, 200 ml। या तो आप ऐसे कर सकते हो, इक्विवेलेंट पॉइंट पे ये बराबर कर सकते हो। देखो जब भी एसिड बेस रिएक्शन होती है तो अपन इक्वल एट, या तो अपन ये ले सकते हैं, और एट इक्विवेलेंट पॉइंट मोल्स ऑफ H प्लस इक्वल टू मोल्स ऑफ OH माइनस, ये हो जाता है। जितना H प्लस यहां से निकलेगा उतना ही OH यहां से निकलेगा, दोनों रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज करा देंगे H2O। ये भी होता है। अब पहला पार्ट तो हो गया, दूसरा पार्ट ये तो पीएच कैसे निकालोगे इस सॉल्यूशन का। आपने एसिड और बेस को मिक्स करा दिया, रिएक्शन हो गई। अरे हुई कि नहीं हुई, हो गई रिएक्शन। रिएक्शन होने के बाद चीजें क्या बन रही हैं, सॉल्यूशन में आपको सिर्फ क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड ONa अकेला। क्यों मिलेगा, क्योंकि एसिड और बेस कंप्लीटली रिएक्ट कर चुके हैं। सॉल्यूशन में ना एसिड बचा है ना बेस, क्या आ गया सॉल्ट। अब सॉल्ट, ये क्या सॉल्ट है, कैसा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का, तो सॉल्यूशन कैसा होने वाला है बेसिक। अब मुझे चाहिए इसकी कंसंट्रेशन, क्या चाहिए बेटा कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन कैसे निकालूंगा, मुझे बताओ, जितना आपका एस्टिक एसिड रिएक्ट कर रहा है उतना ही तो आपका सॉल्ट बनेगा। स्टाइकोमेट्री के अकॉर्डिंग देखें तो कितना रिएक्ट कर रहा है 20 मिलीमोल, तो ये भी कितना बन जाएगा जल्दी बोलो 20 मिलीमोल। तो क्या इसकी कंसंट्रेशन आप बता सकते हो, हाँ सर बता सकता हूं, 20 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम टोटल कितना हो गया 100 ml ये था, 200 ये लग रहा है, टोटल कितना हो गया 300। 300 हो गया कि नहीं हो गया, ये कट गया, ये बन गया 2/330 बन गया कि नहीं बन गया m। और इसका पीएच कैसे निकालोगे, ये कैसा है बेटा, बीक बेस का, बीक एसिड का सॉल्ट है, तो बीक एसिड के सॉल्ट का पीएच क्या होता था जल्दी बोलो, पीएच सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हाफ ऑफ PKW प्लस PKa प्लस log C, आधा 14, ये 5 × 10⁻⁻5 था पीके प्लस log 2/30। ये लिखोगे नहीं लिखोगे, जल्दी सॉल्व करके बताओ कितना आ गया, जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ कितना आने वाला है। कितना हो जाएगा? 7 ये हो जाएगा, 5/2 ये हो जाएगा, प्लस log 2 माइनस log 30 ना by 2, ये आ जाएगा। log 2 कितना होता है? ये बन जाएगा 9.5, 9.5 ये आ गया, प्लस 0.3, प्लस 0.3, जल्दी बोलो। log 30 क्या हो जाएगा? log 10 प्लस log 3, log 10 1 और log 3 4 पॉइंट माइनस 1.47 बाय 2। या फिर इसको इतना गंदा क्यों करें? 14 5 प्लस 0.3 माइनस 1.47/2, ऐसा भी कर सकते, ये आ जाएगा। ये आ गया। ये कितना हो गया? 19 और ये 20, 20.17/2, 10.05, 05 नहीं, 1 पॉइंट, एक सेकंड, कितना होगा? 5, सही लिख रहे थे यार, 0.5 के आसपास, 0.995, 10.095 ये आ जाएगा पीएच। चलो, अब सेकंड पार्ट इसका। अच्छा माइनस, अच्छा पूरा गड़बड़ हो गया यार ये तो। 19 माइनस 17, कितना हो जाएगा बेटा? 17.83, यही आ रहा है। ये कितना हो जाएगा? 8.96, 91, सॉरी। चलो ये बन जाएगा। चलो हो गया। pH ऑफ सॉल्यूशन एट 1/4 ऑफ इक्विवेलेंट। चलो क्वेश्चन वही है, 1/4 इक्विवेलेंट पॉइंट पे pH कितना होगा ये निकालना है। मतलब अपना जो एसिडिक एसिड है वो कितना रिएक्ट कर रहा होगा? 1/4। निकालो, ये आप निकालोगे। pH ऑफ सॉल्यूशन एट 1/4 ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट। अच्छा किस केस में फिट बैठेगा? एसिड में, सॉल्ट में, कि वफर में, कि बेस में? वफर में।
1/4 इक्विवेलेंट। अच्छे अच्छे बताओ, सुनो। अपने पास क्वेश्चन क्या है? एसिटिक एसिड किससे रिएक्ट कर रहा है? NaOH से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये कितना है बेटा? 20 मिलीमोल। और क्या बनेगा? 1/4 इक्विवेलेंट पॉइंट पे 1/4 अमाउंट ही रिएक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? अगर एक कंप्लीट रिएक्शन मतलब इक्विवेलेंट पॉइंट हो, 1/4 इक्विवेलेंट पॉइंट मतलब 1/4। अच्छा बताओ, अगर 1/4 रिएक्ट कर जाएगा, ध्यान सुनना, तो बचेगा कितना? अरे किसी भी अमाउंट का 1/4 निपट जाए तो 3/4 बचेगा। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा? तो एसिड कितना बचा? 3/4 बचा कि नहीं बचा? सॉल्ट कितना बनेगा? जितना रिएक्ट किया। समझ में आ रहा है? मान लो इसका ये ए अमाउंट भी होता, इसको गोली मारो। अगर इसका ये अमाउंट ही होता तो मैं बोल रहा हूं 1/4 ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट, मतलब कितना? ए का 1/4 रिएक्ट कर जाएगा तो A/4 ये बन जाएगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बचा कितना? 3A/4। ये तो कॉमन सेंस था। हाँ, अपन से ये पूछते कि कितना वॉल्यूम कितना चाहिए 1/4 के लिए, तो भाई 1/4 में अगर ये A/4 कंज्यूम हो रहा है तो ये भी तो A/4 ही लगेगा। तो अब देखो, अब आप बताओ बेटा कि जब ये जो सॉल्यूशन आएगा तो उसमें क्या क्या मिलेगा मुझे? उसमें मुझे मिल रहा होगा एसिड, एसिड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और साथ में सॉल्ट, साथ में क्या आएगा बेटा? सॉल्ट, सॉल्ट आएगा कि नहीं आएगा? एसिड, एसिड कितना है? 3A/4। और ये कितना बन जाएगा? A/4। यही आएगा कि नहीं आएगा? ये सॉल्यूशन है कैसा ये बताओ, इसका पीएच कैसे निकलेगा? एसिड और उसका सॉल्ट, है कि नहीं है? बफर बन गया कि नहीं बन गया? बन गया बफर। बफर का पीएच क्या होता है? बहुत सिंपल, कंजुगेट अपॉन एसिड। यही आएगा कि नहीं आएगा? 5 प्लस। अच्छा तो सॉल्ट कितना बना? A/4 रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट भी A/4 1/4 बनेगा, तो सॉल्ट बन जाएगा 1/4। तो बचेगा कितना? 3/4। देखो, डायरेक्ट याद रखने का तरीका, जितना रिएक्ट कर रहा है उतना ही सॉल्ट बनेगा, जितना बचा वो एसिड बच जाएगा। तो 1/4 रिएक्ट कर रहा है तो 1/4 सॉल्ट बचेगा। अब देखो अमाउंट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां भी ये मल्टीप्लाई करोगे, यहां भी ये करोगे, ये कट जाएंगे। तो डायरेक्ट पीएच कितना आ गया? 5 प्लस लॉग 1/4 और 3/4, तो 1/3 बन गया टोटल। 1/3 बना मतलब लॉग माइनस 5 - log 3, तो 5 - 0.47, तो ये बन जाएगा 4.53। ये आ गया पीएच। आया कि नहीं आया? ऐसे निकाला जाएगा। तो वॉल्यूम की क्या जरूरत है? वॉल्यूम वॉल्यूम तो कट जाएंगे ना ऊपर नीचे। देखो यहाँ पे अपन इतनी झंझट नहीं पाल रहे क्योंकि इतना अपना एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि जब आप बफर सॉल्यूशन निकालते हो तो ऊपर कंसंट्रेशन नीचे कंसंट्रेशन, तो इस वैसे रियलिटी में क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? कंसंट्रेशन लिखना चाहिए, लेकिन इसमें एक वॉल्यूम आएगा, नीचे ही वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा, तो क्यों अपन इतनी टेंशन ले? चलो आगे समझ में, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलो हो गया। अब लास्ट, टाइट्रेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड्स। पॉलीप्रोटिक एसिड, सर पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होते हैं? जो मोर देन 1H+ देते हैं। देखो, शांत रहो। जैसे ये कैसा है?
मोनोप्रोटिक है कि नहीं है? मोनोप्रोटिक एसिड, जैसे H2S कैसा है बेटा? डाई प्रोटिक एसिड। H3PO4 कैसा है बेटा? ट्राई प्रोटिक एसिड है कि नहीं है? अब एक चीज ध्यान देना, इसमें इक्विवेलेंट पॉइंट है, इक्विवेलेंट पॉइंट कितने मिलेंगे? एक ही मिलेगा, एक ही मिलेगा। जिसमें क्या होगा, जिस इक्विवेलेंट पॉइंट पे अपने पास क्या मिलेगा, अपन को मिलेगा नेगेटिव, ये मिलेगा। पूरा का पूरा एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें। इसमें इक्विवेलेंट पॉइंट कितने मिलेंगे? दो मिलेंगे, क्योंकि दो टाइप के एच हैं, एक पहला वाला एच और एक दूसरा वाला एच। ध्यान रखना, पॉलीप्रोटिक एसिड में जितने एच होते हैं उतने ही इक्विवेलेंट पॉइंट होते हैं। नंबर ऑफ एच पर मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट इन पॉलीप्रोटिक एसिड। ये चीज ध्यान रखना बेटा। इसमें दो इक्विवेलेंट पॉइंट आएंगे। पहले इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा? एट फर्स्ट, देखो इसमें कितने इक्विवेलेंट पॉइंट आएंगे बेटा? बात नहीं करो। फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट, फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा? फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे आपका जितना भी H2S है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? HS नेगेटिव। इसको बोलोगे फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट, क्योंकि पहला वाला H प्लस निकला। फिर क्या आएगा बेटा? सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट। सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट में क्या होगा? सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट में क्या होगा? HS नेगेटिव कन्वर्ट इनटू H प्लस, या फिर ये हटाओ, कन्वर्ट इनटू S-2। देखो H2S में दो टाइप के H हैं, पहला वाला H ज्यादा एसिडिक है, दूसरा वाला कम है। जब पूरा पहला निकल जाएगा फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट, और जब पूरा दूसरा निकल जाएगा तो सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट। तो पहले कौन सा मिलेगा? फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट की सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट? पहले पहला वाला निकलेगा, फिर दूसरा वाला निकलेगा। देखो H2S में दो H है कि नहीं है? आपसे बोला है कि एक H2S कितने H देगा? दो देगा। क्या दोनों की स्ट्रेंथ सेम होगी? पहले वाले की ज्यादा अच्छी होगी, दूसरे वाले की वीक होगी। आपको बताया था पहला आसानी से निकल जाता है, दूसरा वाला डिफिकल्ट होता है। तो कितने इक्विवेलेंट पॉइंट आएंगे? दो इक्विवेलेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये डाई बेसिक है, डाई प्रोटिक है। पहले वाले की स्ट्रेंथ ज्यादा, दूसरे वाले की कम, इसलिए क्या करेंगे, इन दोनों को अपन अलग अलग निकालेंगे। तो आपसे बोला जाए H3PO4 में कितने इक्विवेलेंट पॉइंट मिलेंगे? सर तीन। जब पहला वाला पूरा रिएक्ट कर जाएगा तो फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट, जब दूसरा वाला रिएक्ट कर जाएगा तो सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट, जब तीसरा वाला रिएक्ट कर जाएगा तो थर्ड इक्विवेलेंट पॉइंट। कितने इक्विवेलेंट पॉइंट आएंगे बेटा इसमें? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट कितने आने वाले हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट कितने आने वाले हैं बेटा? तीन। फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा, जल्दी बताओ? फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे हमारा क्या होगा? पहला वाला H प्लस कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे सेकंड वाला H प्लस कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, और थर्ड इक्विवेलेंट पॉइंट पे थर्ड वाला H प्लस कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। ये ध्यान रखना। सर ये तीनों एक साथ क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं? क्योंकि तीनों की स्ट्रेंथ अलग अलग है। सबसे पहले पूरा स्ट्रांग वाला खत्म हो जाएगा, फिर किसकी बारी आएगी? सेकंड वाले की। जब सेकंड वाला पूरा खत्म हो जाएगा फिर किसकी बारी आएगी? थर्ड वाले की। किसकी आएगी? तीन। फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा आपका? H3PO4 किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? H2PO4 माइनस, मतलब ऑल फर्स्ट H प्लस रिएक्ट, पूरा रिएक्ट कर जाएगा। सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा बेटा? सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा आपका? H2PO4 माइनस HPO4 माइनस 2। तो इसमें आप क्या बोलोगे? सर मैं सिंपल बोलूंगा, इसमें कौन सा होगा? ऑल
सेकेंड H प्लस रिएक्ट सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे। थर्ड इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा? HPO4 माइनस 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? PO4 माइनस 3 ऑल थर्ड H प्लस रिएक्ट, पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा। समझ में आया? ये हो रहा होगा। समझ गए? बहुत आसान है। मालूम है ये अपन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए। सर कैसे? देखो अभी इतना मुझे समझ में आ गया कि पॉलीप्रोटिक है, जितने वो H प्लस देगा उतने ही टाइप के इक्विवेलेंट पॉइंट आने। ये तो इक्विवेलेंट पॉइंट में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भाई H3PO4 तीन H दे रहा है, क्या तीनों की स्ट्रेंथ अलग है? अलग है। पहले वाला आसानी से निकले वाला, दूसरा वाला और डिफिकल्ट होगा, तीसरा वाला और डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि K1 K2 K3 तीन के डिफाइंड है। पहला के बड़ा होता है तो आसानी से H प्लस निकलता है, दूसरा वाला कम होता है तो H प्लस निकलने की टेंडेंसी और कम, तीसरा वाला और कम हो जाता है तो और निकलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं, अब देखो ये अपन ने लिखो जल्दी, लिख लिया क्या? तो अपन ने बात किसकी कर ली बेटा? अपन ने बात की इक्विवेलेंट पॉइंट की। नॉर्मल एसिड है, मोनोप्रोटिक है तो एक ही इक्विवेलेंट पॉइंट मिलता है क्योंकि के इवन तो दो है, तो डाई बेसिक है तो दो मिलेंगे, ट्राई बेसिक है तो तीन मिलेंगे। अब देखो इसकी हेल्प से अपन बहुत आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। जैसे मान लो अपने पास है, ध्यान सुनना, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपसे बोल रहा हूं, देखना मेरे पास है 100 ml ऑफ 0.01 m H3PO4। ये एसिड है मेरे पास, इतना है। टाइट्रेट विथ 0.1 m ऑफ NaOH, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। अब ध्यान सुनना, क्वेश्चन मेरा क्या है? क्वेश्चन मेरा है, हाँ, फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, K1 K2 K3 ऑफ H3PO4 -6 -9 माइनस, अरे गायब भी नहीं हो रहा है, 5 -8 -12 ये दिए गए। चलो ये दिए गए रिस्पेक्टिवली। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। क्या करना है? बुद्धि का इस्तेमाल। पहला है इफ 5 ml NaOH इज एडेड। अब ध्यान सुनना, 5 ml NaOH डाला है। कितना डाला है? 5 ml। तो pH बताना है। देखो कैसे करूंगा मैं, वो देखो पहले। ये लिख लिया, थर्ड इक्विवेलेंट पॉइंट तक लिख लिया। चलो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन टफ माने जाते हैं लेकिन आसान होते हैं क्योंकि अपन ने इक्विवेलेंट पॉइंट में ब्रेक कर लिया। अब मुझे बताओ मेरे पास H3PO4 है कितना? जल्दी बोलो। तो आप बोलोगे सर मोल ऑफ H3PO4 है कितना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, है कितना? 1 मिलीमोल। अरे 1 मिलीमोल है कि नहीं? अच्छा तो ये 1 मिलीमोल है तो पहला H प्लस कितना निकलेगा? 1 मिलीमोल। दूसरा कितना निकलेगा? 1 मिलीमोल। तीसरा कितना निकलेगा? 1 मिलीमोल। तो ये जो H3PO4 है, अब देखना H3PO4 है आपका, H प्लस फर्स्ट कितना निकालेगा? 1 मिलीमोल। H प्लस सेकंड कितना निकालेगा? 1 मिलीमोल निकालेगा कि नहीं निकालेगा? हाँ सर निकालेगा। फिर से ये H प्लस कितना निकालेगा? थर्ड वाला कितना निकालेगा?
1 मिलीमोल। ये तो इन सब में से सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा? पहला वाला। जब पहला वाला पूरा खत्म हो जाएगा तब दूसरा वाला, जब दूसरा वाला पूरा खत्म हो जाएगा तो तीसरा वाला। यही आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब मुझे ये बताओ, आपने पहली कंडीशन में NaOH कितना डाला? 0.1 इंटू 5, 0.5 मिलीमोल डाला कि नहीं डाला? मतलब आपने OH नेगेटिव कितना डाला? 0.5 मिलीमोल। अब बताओ ये 0.5 मिलीमोल किससे रिएक्ट करेगा? अगर मुझे पूरा का पूरा कंप्लीटली पहला वाला H प्लस रिएक्ट कराना है तो 1 मिलीमोल OH चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन आपने डाला कितना? 0.5। तो क्या ये पूरा रिएक्ट कर पाएगा? नहीं करेगा। क्या ये रिएक्ट करेंगे? ये तो रिएक्ट करेंगे ही नहीं। सिर्फ ये भी रिएक्ट करेगा कितना? आधा। मतलब ये बताओ, अपनी रिएक्शन फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट से पहले खत्म हो जाएगी कि सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट में पहुंचेगी कि थर्ड पे पहुंचेगी? फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट से पहले, क्योंकि फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे पहुंचाने के लिए आपको 1 मिलीमोल OH चाहिए, लेकिन आपने डाला कितना? उससे भी कम डाला। समझ में आया? तो यहां पे आपको चाहिए कितना था? अगर फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे पहुंचना है तो मुझे पूरा का पूरा H प्लस कंज्यूम कराना पड़ेगा, और पूरा का पूरा H प्लस कंज्यूम कराने के लिए जितना H प्लस है उतना ही OH चाहिए पड़ेगा। OH कितना चाहिए पड़ता? 1, लेकिन आपने डाला कितना? 0.5। तो क्या रिएक्शन फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे पहुंचेगी? नहीं, उससे पहले ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, अगर मान लो 1 मिलीमोल डालता तो डायरेक्ट फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे जाती। अगर मान लो 1.5 डालता तो पहला पूरा रिएक्ट करता तो 1 मोल यहां कंज्यूम हो जाता, आधा इससे रिएक्ट करता। तो सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट से पहले, फर्स्ट से बाद और सेकंड के बीच में रिएक्शन खत्म होगी। और मान लो अगर 2 मिलीमोल डालता तो सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे खत्म होगी। अगर 3 डालता तो थर्ड पे होती। ये अपन को ध्यान देना है कि भाई अगर आपने 0.5 डाला है, मतलब इस अमाउंट में रिएक्शन कहां जा रही है? फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे लगभग रिएक्शन खत्म हो रही है। और फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे आप क्या करोगे? रिएक्शन कैसे लिखोगे? देखो यहां H3PO4 प्लस NaOH, NaH2PO4 प्लस H2O। तो ये बेटा ये बताओ, ये कितना है? 0.5, और ये कितना है? 1। तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये 0.5 आ जाएगा, और ये भी कितना बनेगा? 0.5। अब बताओ मेरे पास क्या क्या बचा? ये एसिड बचा और उसका सॉल्ट बचा। तो क्या बन गया? ये बफर। बफर कौन सा वाला? कौन से नंबर का H यूज हो रहा है? इसमें दूसरा और इसमें फर्स्ट, पहले नंबर का यूज हो रहा है। तो pH क्या बनेगा? जल्दी बोलो। pH बन जाएगा अपना pKa1 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। pK1 कितना है बेटा? K1 5 प्लस लॉग 0.5 अपॉन 0.5 कितना आ गया? pH 5 आ गया। आया कि नहीं आया? अरे 5 आया कि नहीं आया? आ गया। क्या? अरे एक स्टेज होती है ना कि भाई पहला स्टेज पार करोगे तब सेकंड स्टेज वाला गेम खेलोगे, जब सेकंड पार होगी तब थर्ड वाले पहुंचोगे। जब तक पूरा वाला पहला वाला पूरा खत्म नहीं होगा दूसरा वाला नहीं आएगा। जब दूसरा पहला वाला पूरा खत्म हो जाएगा फिर किसकी बारी आएगी? दूसरे की। जब दूसरा खत्म हो जाएगा तब किसकी आएगी? तीसरे की। आप ऐसे नहीं सोचो कि आप डायरेक्ट फाइनल स्टेज खेल जाओ। कौन से मोल में चेंज? तो पहला आपको मालूम है कि आपने इतना अमाउंट डाला है कि पहले वाली स्टेज पे हो रहा है, तो पहली वाली स्टेज की रिएक्शन लिखो। देखो आप तो ऐसे समझो कि जैसे अपन गेम खेलते हैं ना, तो स्टेज होती है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज पे कब पहुंचते हैं? सर हम पैसे भर देते हैं उसमें और डायरेक्ट फाइनल खेल जाते हैं। पहले फर्स्ट स्टेज निकलता है, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होगा फिर दूसरा, दूसरा कंप्लीट होगा तीसरा। ऐसे ही जब आप पॉलीप्रोटिक एसिड की न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन कराओगे तो सबसे पहले पहला H प्लस कंप्लीट रिएक्ट करेगा। जब पहला रिएक्ट कर जाएगा फिर किससे रिएक्ट करेगा? दूसरे से। दूसरे से रिएक्ट कराओगे तीसरा। आया समझ? अब जैसे आप तो इसको ऐसे समझो, देखो सिंपल सी चीज है, A B C, ये पहली स्टेप, ये दूसरी, ये तीसरी। इसको पार करने के लिए 50 रुपए चाहिए, इसको पार करने के लिए भी 50 रुपए चाहिए, इसको भी पार करने के लिए 50 रुपए चाहिए। और आप गेम खेलने गए, ले गए 20 रुपए, तो क्या होगा? पहली बार नहीं होगी। मान लो अगर आप 70 रुपए ले जाते
पहली पार हो जाएगी, 50 रुपए कंज्यूम हो जाएंगे। क्या दूसरी पार होगी? दूसरे में रुक जाओगे आप कहीं। और अगर 100 रुपए ले जाओगे तो पहली भी पार हो जाएगी और दूसरी भी, यहां जाकर अटक जाओगे। और 150 रुपए ले गए, तीनों पार हो। आया समझ में? ऐसे ही रिएक्शन में होता है कि अपन ये समझो कि मेरे पास H3PO4 है, सबसे पहला H+ पूरा रिएक्ट करेगा। अगर पहला H+ रिएक्ट करने के लिए जितना अमाउंट चाहिए उससे कम है तो पहले ही पे नहीं पहुंच पाएंगे। अगर पहला कंप्लीट हो गया तो पहले में जितनी रिएक्ट करेगा वो माइनस कर दो, फिर बचा हुआ किसमें यूज होगा? सेकंड में। अगर सेकंड वाला के लिए जो अमाउंट चाहिए और वो अमाउंट आपके पास कम है तो फिर सेकंड वाला कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मान लो सेकंड, जैसे मान लो ये स्टेज था, मैं 110 रुपए लेके घूम रहा हूं, अच्छा बताओ मैं कहां तक पहुंच पाऊंगा? अब विद्वान लोग बोलेंगे सर सब में 50-50 लग गए, तीनों ही पार कर जाओगे। क्यों? सब में 50-50 चाहिए, आपके पास तो 110 है। फिर उसको अपन समझाएंगे बेटा, जैसे आप पहली स्टेज पार करोगे 50 कट जाएंगे, दूसरी पार करोगे फिर 50 कट जाएंगे, तीसरे में कितना लगने वाला है? 50 ही, लेकिन मेरे पास कितने बचे? ओनली 10। फिर वो अरे सर आपके पास तो 110 है। फिर समझाओगे भाई हर एक स्टेप में 50 रुपए गायब हो रहे हैं, लग रहे हैं। तो अगर अपने पास 110 रुपए है तो मैं पहली पार कर जाऊंगा, दूसरी पार कर जाऊंगा, तीसरी पे जाकर अटक जाऊंगा। 30 रुपए में कितने चाहिए? 50, लेकिन मेरे पास कितने हैं? 10। तो कितना पार्ट पार हो पाएगा? 50 में कितना हो रहा है पूरा, 10 में कितना होगा? 1/5। 1/5 पार हो जाएगा, 4/5 रुक जाएगा। आया समझ में? ऐसे करेंगे हम। चलो पहला। दूसरा, ये बताओ इसमें क्या लिखोगे? 16 ml NaOH ऐड किया तो क्या आप मुझे मोल ऑफ NaOH बता सकते हो? कितना होगा? अच्छा 1.6 मिलीमोल आ जाएगा। अच्छा तो पहला H+ पार करने के लिए कितना चाहिए? 1 मिलीमोल। अब जैसे ही आपका पहला इक्विवेलेंट पॉइंट पार होगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 0.6। और दूसरा पार करने के लिए फिर बचे ही था, लेकिन मेरे पास कितना है? 0.6। तो कितना निकल पाएगा दूसरा वाला? 0.6 था तो 0.6 निकल जाएगा, 0.4 बच जाएगा। यही तो होगा। देखो हो क्या रहा है, देखो समझना बहुत आसान है, आप लिखोगे तो लंबी टर्मिनोलॉजी जाएगी। अपने पास 1.6 है, 1.6 में से 1 मिलीमोल पहले H+ को निकालेगा तो बचेगा कितना? 0.6। अब 0.6 बचा, ये पूरा निकल गया। क्या ये पूरा निकल पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको निकालने के लिए भी 1 चाहिए, लेकिन मेरे पास कितना है? 0.6। तो क्या पूरा निकल पाएगा? नहीं निकलेगा। कितना निकलेगा? जितना है उतना निकल जाएगा। तो अपने पास कितना है? 0.6 बचा, तो 0.6 निकलेगा, 0.4 बचा रह जाएगा। आया समझ में? तो सॉल्ट कितना बचेगा? बनेगा कितना सेकंड का? 0.6। और एसिड कितना बच जाएगा सेकंड का? 0.4। देखो ऐसे होगा। इसको मैं ऐसे लिखने वाला हूं कि मेरे पास क्या है बेटा, देखो ये समझने के लिए कि मैं किस इक्विवेलेंट पॉइंट तक पहुंच रहा हूं। ये मेरे पास 1 मिलीमोल है, तो ये पहला H+ फर्स्ट वाला कितना जाएगा? 1 बनेगा। दूसरा वाला कितना बनेगा? जल्दी बोलो। दूसरा वाला H+ आएगा। दूसरा वाला जो H+ आएगा वो भी 1 मिलीमोल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तीसरा वाला H+ आएगा, थर्ड, वो भी कितना आएगा? 1 मिलीमोल। अच्छा बताओ इस पूरे सॉल्ट को रिएक्ट कराने के लिए मुझे 3 मिलीमोल कितने चाहिए? 3 मिलीमोल OH चाहिए, OH नेगेटिव। कितने चाहिए? अगर कंप्लीट रिएक्शन करानी है तो मुझे 3 चाहिए, क्योंकि ये 3 दे रहा है। अगर 3 से कम देगा तो पूरा कंप्लीट रिएक्ट नहीं करेगा। अब कितना दिया उसने ये बताओ? 1.6। तो 1 यहां पे हम लिख रहे हैं मोल ऑफ OH नेगेटिव, तो इसमें कितने यूज हो जाएंगे? 1 मिलीमोल। अब बचा कितना है इसमें? 0.6 मिलीमोल बचा कि नहीं बचा? एक पूरा यूज हो गया। अब बताओ इसमें रिएक्शन कैसे? देखो रिएक्शन कैसे? क्या आपका थर्ड इक्विवेलेंट पॉइंट पे पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे। आप कहां अटक जाओगे? सेकंड के बीच में। पहला वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा वाला इनकम्प्लीट होगा। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन कौन से इक्विवेलेंट पॉइंट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होंगे? पहला वाला होगा, क्या दूसरा वाला होगा? दूसरा वाला इनकम्प्लीट। तीसरे वाले पे हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्या पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे।
अब देखो रिएक्शन कैसे लिखते हैं। देखो अगर आप ऐसा चाहो तो आप तुरंत लिख सकते हो। आपको मालूम है कि दूसरा वाला H प्लस निकलना है, तो कौन कौन से रिएक्शन बनेगी? आपका बन जाएगा H2PO4 माइनस HPO4 माइनस 2। ये कितना लिया था आपने? 1 मिलीमोल, क्योंकि एक तो पूरा रिएक्ट कर गया तो ये पूरा बना। 0.6 ये रिएक्ट करा दो, ये कितना बन जाएगा? 0.6 ये बन जाएगा। कितना बचेगा? 0.4। आप खुद ही बोल रहे थे कि दूसरा वाला 0.4 बचेगा, सॉल्ट 0.6 का बन जाएगा। तो बफर कौन सा बनेगा? बफर बनेगा, क्या बनेगा? बफर बनेगा। ये एसिड और उसका कंजुगेट। तो पीएच क्या लिखोगे जल्दी बोलो? pKa2 प्लस लॉग HPO4 माइनस 2 और H2PO4 माइनस। K2 कितना था बेटा? 6 था कि 8 था? 8 प्लस लॉग सॉल्ट कितना बना? 0.6, ये 0.4 ये आ गया। ऐसे अपन सोचेंगे तो कभी अपन नहीं फंसेंगे फिर। हाँ कौन सा? अपन तो वो तो खत्म हो गया, अब दूसरा वाला चेक कर रहे हैं ना अपन। अरे दूसरा वाला ये बना तो यहीं पे तो अपन ने यूज कर लिया। देखो इसको आप ऐसे पहले लिखो यहां तक। तो सबसे आसान तरीका है स्टेप में ब्रेक कर लो। कौन सा? ले तो लिया यार, ये NaH2PO4 ये तो ले लिया। चलो देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखो अब रिएक्शन में देखो, ये तो अपन ने शॉर्ट तरीके से देख लिया। अब मैं रिएक्शन में एक्सप्लेन कर रहा हूं। H3PO4 है, किससे रिएक्ट कर रहा है बेटा? NaOH से। सबसे पहले क्या करना है? एक एक करके हटाना है। ये कितना है बेटा? 1, और ये कितना है? 1.6। अब ध्यान सुनना, आप जब भी पॉलीप्रोटिक एसिड की रिएक्शन लिखो तो स्टेप बाय एक एक करके हटाना। अभी बताओ ये क्या बनेगा? NaH2PO4 प्लस H2O। ये बना कि नहीं बना? ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये कितना बचेगा? 0.6। ये कितना बन जाएगा? 1 बना कि नहीं बना? अब सेकंड रिएक्शन है, फिर ये अवेलेबल है सेकंड इक्विवेलेंट के लिए। फिर अब NaOH अपना बचा हुआ है। अब बताओ ये कितना बना था? 1, और ये कितना बचा था? 0.6। तो ये कितना होगा? 1 माइनस 0.6, ये पूरा खत्म। और ये क्या बन जाएगा? Na2HPO4 प्लस वाटर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 0.6 ही बनेगा। अब बताओ मेरे पास कंटेनर में क्या क्या मिला? कंटेनर में आपके पास ये मिला क्योंकि ये बचा हुआ है, और साथ में ये। तो मेरे पास कंटेनर में मिला NaH2PO4 कितना? 0.4, और Na2HPO4 कितना? 0.6, जो अपन ने वहां लिख दिया। देखो आ गया समझ में? ऐसे करेंगे अपन। तो जब भी अपने पास तो कितने इक्विवेलेंट पॉइंट? 3 इक्विवेलेंट पॉइंट। हर एक इक्विवेलेंट पॉइंट में मालूम है कि इतना अमाउंट चाहिए। लिखो जल्दी। चलो बस ये बताना हम कहां पहुंचेंगे कैसे, बस लास्ट क्वेश्चन है। अपने बात नहीं करो बेटा, अपने पास 10 मिलीमोल ऑफ H3PO4 है। इसमें अपन ने ऐड किया, अपन ने क्या ऐड किया? अपन ने इसमें बेटा ऐड कर दिया 25 मिलीमोल NaOH। बताओ अपनी गाड़ी कहां तक पहुंचेगी? देखो ऐसे सोचो, देखो मालूम मैं कैसे सोचता हूं। टोटल H प्लस कितने निकलने वाले? 3। तो 30 मिलीमोल निकलेंगे। तो 30, अगर ये यहां से H कितना निकलेगा? 10 पहला, 10 दूसरा, 10 तीसरा, 30। तो क्या ये 30 है? मतलब कंप्लीट नहीं होना है। बताओ कहां तक पहुंचेगा? अच्छा ये
पहले के निकालने के लिए 10 चाहिए, तो 10 ये खत्म हो जाएगा। देखो मैं कैसे लिखने वाला हूं, देखो मेरे दिमाग में से चल रहा है, पहले निकालने के लिए 10, दूसरा निकालने के लिए 10 और तीसरा निकालने के लिए 10। पहला निकलेगा 10, कितना बचेगा 15। दूसरा निकलेगा 10, कितना बचेगा 5। 5 बच रहा है, लेकिन थर्ड के लिए चाहिए 10। मतलब सेकंड और थर्ड के बीच में कहानी आने वाली कि नहीं आने वाली। तो रिएक्शन में कैसे लिखूंगा, सिंपल देखो, H3PO4 प्लस NaOH। देखो मैं बार बार बोलूंगा कि मैं एक बार लिखूंगा रिएक्शन, क्या बन जाएगा NaHPO4। ये कितना है बेटा 30, ये कितना है, अरे उल्टा लिख दिया यार, ये है 10, ये कितना है 30। तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये कितना बचेगा 20 और ये कितना बन जाएगा 10। बना के नहीं बचा पहले इक्विवेलेंट पॉइंट पे। अब अभी भी अपने पास एसिड है और बेस भी है, फिर से रिएक्ट करेगा NaH2PO4 प्लस NaO। ये 30 नहीं था, ये 25 था, सॉरी 15 बचेगा ये, और ये आ जाएगा Na2HPO4। ये कितना है बेटा 10, ये कितना है 15। तो ये पूरा खत्म, ये कितना बचा 5 और ये कितना बन गया 10। बना के नहीं बना, अपन को तो पहले ही पता था कि भाई थर्ड वाला 5 रिएक्ट करेगा 5 बचेगा, तो थर्ड का सॉल्ट 5 आएगा और एसिड भी 5 बचेगा। मान लो ये अगर 26 होता तो 6 सॉल्ट बनता और 4 एसिड बचता है कि नहीं बचता, आ जाएगा। चलो अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, फिर से रिएक्शन कराएंगे। ये बताओ ये थर्ड तक क्यों जा रही है, क्योंकि बेस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। Na2HPO4 प्लस NaOH क्या बन जाएगा बेटा Na3PO4। ये 10 है, ये 5 है। अब देखो तो ये पूरा खत्म हो गया, ये 5 बचा और ये 5। तो बताओ सॉल्यूशन में, आप खुद देखो बेटा, सॉल्यूशन में आपको क्या क्या मिलता। सॉल्यूशन में आपको मिलता Na2HPO4 एंड Na3PO4। ये कितना है बेटा 5 और ये भी कितना है 5 और ये कौन सा बफर बना, ये तो H कौन से नंबर का यूज हो रहा है, थर्ड नंबर का। तो pH क्या बन जाएगा जल्दी बोलो, pKa3 प्लस लॉग Na3PO4 अपॉन Na2HPO4 5 5, ये बन जाएगा 11 है कि 12, 11 आ जाएगा। 11 प्लस लॉग 0.5 सॉरी 5/5, 11 आ गया। 11 है कि 12 है, 12, तो 12 लिख लो यहां पे। समझ गए कैसे करना है। तो सबसे आसान होता है, इतना कोई टफ नहीं है अगर दिमाग लगा के यूज करो। चलो होमवर्क हो गया था, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हो।